टाइगर के सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि उससे जबरन मालूमात हासिल की जाए और दूसरी सूरत ये थी कि उसे बड़ी रकम देकर पूछा जाए। उसने जेब से बड़ी मालियत के 2 नोट निकालकर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? किस बात के पैसे? क्या मतलब? सिक्योरिटी गार्ड ने उछलते हुए कहा। ये ले लो, चंद मालूमात है वो दे दो। टाइगर ने कहा। कैसी मालूमात? मैं समझा नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, लेकिन दोनों नोट लेकर उसने जल्दी से जेब के अंदर डाल लिए। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। मेरा नाम हाशिम है, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया। तुम इस इमारत की इंतजामिया से मुताल्लिक हो या किसी इदारे से? टाइगर ने कहा। नहीं, मैं इमारत के मालकान की तरफ से यहाँ हूँ, हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें किसने यहाँ से बाहर भिजवाया था? खुलकर तफसील बता दो, टाइगर ने कहा। 2 आदमी आए थे, उनके पास कैमरे और 2 बड़े बड़े बैग थे सिया रंग के। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो मैंने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो बुलंदी से एरिया की फिल्म बंदी करना चाहते हैं, इसलिए ऊपर जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक बड़ा नोट दिया कि मैं 10-15 मिनट के लिए यहाँ से चला जाऊँ ताकि वो इत्मीनान से फिल्म बंदी कर ले। उनके पास वाकई बेहद कीमती कैमरे थे। मेरे मजीद पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। चुनांचे मैं चाय पीने यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद एक रेस्तोरेंट में चला गया, और अभी मैं चाय पी ही रहा था कि मैंने बिल्डिंग की सिमत खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी। तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये धमाके हमारी बिल्डिंग में हो रहे हों। मैं चाय छोड़कर भागता हुआ वापस आया तो पता चला कि ये धमाके बिल्डिंग की उगबी साइड सड़क के पार अस्पताल में हुए हैं, हाशिम ने तफसील बताते हुए कहा। वो आदमी फिर तुम्हें मिले? टाइगर ने पूछा। नहीं, मैं ऊपर भी गया, ऊपर सिर्फ एक कमरा खाली है, वरना बाकी तमाम कमरे गोदाम हैं और वहां ताले लगे हुए हैं, हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। उन दोनों का हुलिया बताओ, टाइगर ने कहा तो हाशिम चौंक पड़ा। आप पुलिस के आदमी हैं, हाशिम ने चौंक कर कहा। पुलिस वाले पैसे देकर पूछगुछ नहीं करते, फिक्र ना करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, टाइगर ने कहा तो हाशिम ने दोनों आदमियों के हुलिये बता दिए। और कोई ऐसी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? टाइगर ने कहा, क्योंकि जो हुलिये बताए गए थे उनसे किसी को पहचाना नहीं जा सकता था। अरे हाँ, एक आदमी जो कदरे लंबे कद का था, उसकी मैंने अजीब सी आदत देखी। हालांकि उसकी मूछें नहीं थी, लेकिन वो एक हाथ से मुसलसल इस तरह करता रहा जैसे मूछों को ताव दे रहा हो, हाशिम ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उस आदमी के नाक पर कोई निशान भी था, टाइगर ने कहा तो हाशिम चौंक पड़ा। अरे हाँ, याद आ गया, उस आदमी की नाक जहाँ जाकर पेशानी से लगती है वहाँ एक बड़े जख्म का निशान भी था, हाशिम ने जवाब दिया तो टाइगर पहचान गया कि उस आदमी का नाम वॉल्ट है और वो किंग एडवर्ड के गैंग का मशहूर आदमी है। क्या तुम मुझे उस कमरे तक ले जा सकते हो जहाँ से उन्होंने फिल्म बनाई थी? टाइगर ने कहा। मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद दफातर की छुट्टी का वक्त हो रहा है। आप ऊपर चले जाए, एक ही कमरा खाली है, बाकी सबको ताले लगे हुए हैं, हाशिम ने कहा तो टाइगर ओके कहता हुआ तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। यहाँ बरामदे में 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। टाइगर तीसरी मंजिल के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो दोनों सिक्योरिटी गार्डों ने उससे कुछ न कहा। तीसरी मंजिल पर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, लेकिन टाइगर चौथी मंजिल पर जाने के लिए चढ़ने लगा तो वो दोनों खड़े रहे। चौथी मंजिल पर कोई मौजूद न था। टाइगर को हैरत हुई कि यहाँ गार्ड क्यों नहीं रखे, लेकिन कुछ देर बाद उसे इस सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि यहाँ गोदामों में कोई कीमती सामान न था, बल्कि काट कबाड़ इकट्ठा किया गया था और अक्सर कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। कोने वाला एक कमरा खाली था। टाइगर अंदर दाखिल हुआ। उसने खुली खिड़की से बाहर झांका तो सामने ही उसे अस्पताल का उगबे हिस्सा नजर आ रहा था, जिसकी छत काफी हद तक टूट चुकी थी। एक साइड की दीवार भी तबाह हो चुकी थी। टाइगर ने खिड़की को बगौर चेक किया और फिर उसे वो मखसूस निशान नजर आ गया जो मिसाइल गन की फायरिंग के दौरान झटके लगने से पैदा होते हैं। टाइगर समझ गया कि मिसाइल गन के जरिए इस खिड़की से मिसाइल अस्पताल पर फायर किए गए हैं। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक उसे साइड पर किसी चीज की झलक पड़ी तो वो उधर को मुड़ गया। वहां फर्श पर एक मिसाइल पड़ा हुआ था। टाइगर ने झुककर उसे उठा लिया। चूंकि यहाँ खासा अंधेरा था, इसलिए उसने उसे जेब में डाला और कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहाँ काफी लोग कमरे से निकलकर बाहर जा रहे थे। टाइगर को हाशिम नजर न आया।
और टाइगर भी दूसरे लोगों के साथ इमारत से बाहर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता वापस अस्पताल के फ्रंट की तरफ आया। यहाँ लोग आ जा रहे थे। रेस्क्यू गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वहाँ मौजूद न थी, अलबत्ता पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी। अस्पताल में भाग दौड़ और कदरे अफरा तफरी का सा समा था। टाइगर को इमरान के बारे में मालूम करना था और फिर एक डॉक्टर जो टाइगर का वाकिफ भी था उसे मिल गया। इमरान साहब का क्या हाल है डॉक्टर रफीक? टाइगर ने उसे रोकते हुए कहा। वो बेहतर है, अलबत्ता जोसेफ की जान खतरे में है, डॉक्टर रफीक ने जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान साहब बेहतर और जोसेफ की जान खतरे में है, इसका क्या मतलब हुआ? टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे दूर से जवाना आता दिखाई दिया तो टाइगर ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया तो जवाना उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ है जवाना? इमरान साहब का क्या हाल है? और डॉक्टर रफीक कह रहे थे कि इमरान साहब तो ठीक हैं लेकिन जोसेफ की हालत खराब है। क्या मतलब हुआ इस बात का? टाइगर ने कहा। मैं अभी अभी सफदर साहब को फ़ोन करके आया हूँ, वो यहाँ पहुँच जाए तो इकट्ठे ही बता दूंगा। जोसेफ ने कहा। मैंने हमलावरों के पीछे जाना है, मुझे मुख्तसर तौर पर बता दो। टाइगर ने कहा। ओह प्लीज़, जिन लोगों ने यह हमला किया है उनका पता चल जाए तो मुझे ज़रूर साथ ले जाना। मैं उनका वो हश्र करूँगा कि दुनिया क़यामत तक उनके अंजाम से इबरत लेती रहेगी। जवाना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे बात करते हुए दांत पीस रहा हो। ले जाऊंगा, वादा, टाइगर ने कहा। जोसेफ सुबह से परेशान था कि कापाटी झील के सियाह सरकंडों से निकलने वाले जर्द धुएं ने इमरान साहब के गिर्द फैलना शुरू कर दिया है और ये मौत की निशानी है। इसका इलाज साचो मोर के पर है जो यहाँ कहीं नहीं मिल सकते। फिर जोसेफ जाकर मास्टर के बेड के करीब खड़ा हो गया। मैंने और मास्टर ने उससे पूछा कि वो क्यों यहाँ खड़ा है, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। मैं मास्टर के काम से बाहर जा रहा था कि यकलक मेरे उकब में धमाके शुरू हो गए। मैं वापस भागा लेकिन आगे मुसलसल धमाके हो रहे थे और हर तरफ गर्द और पत्थर उड़ रहे थे। हर तरफ चीख व पुकार थी। मैं एक जगह रुक गया क्योंकि कुछ नज़र ना आ रहा था। फिर जब गर्द कम हुई तो मैं मास्टर के पास गया। वहाँ डॉक्टर और नर्सें भी ज़मीन पर गिरी हुई थी, जबकि जोसेफ बेड पर लेटे हुए मास्टर के ऊपर ढाल की तरह पड़ा हुआ था। वो शदीद जख्मी था जबकि मास्टर बेहोश थे। फिर डॉक्टर सिद्दीकी दूसरे डॉक्टरों के साथ आ गए। उन्होंने जोसेफ को उठवाकर ऑपरेशन रूम भिजवाया और मास्टर को भी एक अलहदा वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मास्टर के कमरे में मौजूद 2 नर्सें हलाक हो चुकी थी। उस कमरे में हर तरफ पत्थर बिखरे हुए थे। छत में शदीद टूट फूट हुई थी। जवाना ने तफसील बताते हुए कहा। तो बॉस बच गए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जोसेफ का अब क्या हाल है? उसने वाकई बॉस के लिए कुर्बानी दी है, टाइगर ने कहा। हाँ, ये बहुत बड़ा इकदाम है। जुबानी दावे करने और बात है, लेकिन अमली तौर पर जान की कुर्बानी बड़ी बात है। जोसेफ की रीढ़ की हड्डी शदीद मजरूब हुई है। डॉक्टर सिद्दीकी ने उसका ऑपरेशन किया है और उसे इमरान साहब के साथ वार्ड में पहुंचा दिया है। अब उसकी हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस्मानी हरकत, मतलब है उठना बैठना चलना, बाजुओं की हरकत, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे मेरा दिल कहता है कि जोसेफ होश में आकर खुद ही अपना इलाज कर लेगा, जवाना ने कहा। और मिस जूलिया के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, टाइगर ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसे अचानक जूलिया के बारे में ख्याल आया हो। वो महफूज हैं, उन पर पत्थर और गर्द पड़ी थी लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, जवाना ने कहा। ठीक है, मैं अब हमलावरों के पीछे जाता हूँ, वापस आकर बॉस से मिलूंगा, टाइगर ने कहा और मुड़ गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं इन हमलावरों का हश्र अपने हाथों से करना चाहता हूँ, जवाना ने कहा। अभी तो उनका सुराग लगाना पड़ेगा और तुम्हारा यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा हमला दोबारा भी हो सकता है, टाइगर ने कहा। ठीक है, वैसे तुमने मुझे बताना ज़रूर है, जवाना ने कहा। तो टाइगर ने इस में सर हिला दिया और जवाना मुड़कर अंदर चला गया। जबकि टाइगर वापस अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया। उसका जहन मुसलसल किंग एडवर्ड के खास आदमी वॉल्ट के बारे में सोच रहा था। सिक्योरिटी गार्ड हाशिम ने एक हमलावर की जो पहचान बताई थी कि मूछें ना रखने के बावजूद वो मुसलसल एक हाथ मूछों पर रखकर इस तरह उंगलियों को हरकत दे रहा था जिससे मूछों को ताव दे रहा हो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड हाशिम ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि उस आदमी की नाक जहाँ पेशानी से मिल रही थी वहाँ जख्म का निशान था। ये दोनों निशानियाँ खतरनाक मुजरिम वॉल्ट की थी। वॉल्ट किंग एडवर्ड के ग्रुप का था और किंग एडवर्ड का अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम था। वो हर बड़े जुर्म के पीछे रहता था और अंडरवर्ल्ड में यहाँ तक मशहूर था कि उससे हुकूमत भी खौफजदा रहती थी।
टाइगर अब यही सोच रहा था कि इस वॉल्ट को पहले ट्रेस करे या बराह रास्त उस किंग एडवर्ड पर हाथ डाल दे, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया कि उस वॉल्ट को तलाश करके उससे बात की जाए और फिर इस बातचीत की रोशनी में किंग एडवर्ड से निपटा जाए। लेकिन उसे वॉल्ट के मखसूस अड्डों का इल्म न था। कभी कभार वॉल्ट अचानक किसी क्लब या होटल में नजर आ जाता था। टाइगर और वॉल्ट में हेलो हेलो जरूर थी, लेकिन टाइगर ने कभी उसे मुंह न लगाया था क्योंकि वह ऐसे लोगों को बहुत छोटे जहन का समझता था। वो काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि वॉल्ट को कहाँ ट्रेस करे कि अचानक उसे प्रिंस गलाड का ख्याल आ गया। प्रिंस गलाड हसास असला अंडरवर्ल्ड में फरोख्त करता था। उसका मुस्तकिल ठिकाना रॉड क्लब में था। असला लेने वाले और असला उसे फरोख्त करने वाले सब उससे रॉड क्लब में ही मिलते थे, और चूंकि असला अंडरवर्ल्ड में नागुज़ीर समझा जाता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग उससे राब्ते में रहते थे। ये दुरुस्त है कि अंडरवर्ल्ड में और भी बहुत असला डीलर्स थे, लेकिन प्रिंस गलाड की डीलिंग ऐसी थी कि सब उसे अपना दोस्त समझते थे। टाइगर के साथ भी उसकी दोस्ती थी, इसलिए टाइगर ने उसका ख्याल आते ही उससे मुलाकात का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो रॉड क्लब पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में खड़ी की और फिर कार लॉक करके क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। हॉल तकरीबन खाली था, लेकिन एक कोने में बैठा हुआ प्रिंस गलाड उसे नजर आ गया। वो बैठा शराब पी रहा था। टाइगर उसकी तरफ बढ़ा। ओह टाइगर, तुम और यहाँ? प्रिंस गलाड ने उसे देखकर उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। मैं तुम्हें तलाश करता हुआ आया हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर चंद रस्मी जुमलों के बाद दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। क्या पियोगे? मुझे मालूम है कि तुम शराब नहीं पीते, प्रिंस गलाड ने वेटर को बुलाने का इशारा करते हुए कहा। एप्पल जूस, टाइगर ने कहा तो प्रिंस गलाड ने इस में सर हिला दिया, और वेटर के करीब आने पर उसने उसे टाइगर के लिए एप्पल जूस लाने का कह दिया, और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। कोई खास बात थी जो तुम मुझे तलाश कर रहे थे? प्रिंस गलाड ने कहा। हाँ, मुझे वॉल्ट से काम था और मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ मिलता है। मुझे यकीन था कि तुम्हें इस बारे में मालूम होगा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो किंग एडवर्ड वाला वॉल्ट या कोई और है? प्रिंस गलाड ने कहा। हाँ वही, टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर ने एप्पल जूस का गिलास लाकर टाइगर के सामने रख दिया। उसमें स्ट्रॉ भी मौजूद था। वो तो किलर है, तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? प्रिंस ने कहा। मुझे मालूम है कि वो किलर है, लेकिन मैंने उससे कोई किलिंग नहीं करानी, चंद मालूमात हासिल करनी है जिनका उसे अच्छा मुआवजा भी मिलेगा, टाइगर ने कहा, और स्ट्रॉ से मुंह लगाकर जूस सेव करने में मसरूफ हो गया। उसकी रिहाइश तो गैलेक्सी टाउन में है, शायद कोठी नंबर 112 है, लेकिन ज़्यादातर वो रेम्बो रिहायशी प्लाजा के एक फ्लैट में गुजारता है जहाँ उसकी दोस्त लड़की मैरी रहती है। अगर कहो तो मैं उसे फ़ोन करके कंफर्म करा दूँ, मेरे पास उसका सेल नंबर भी मौजूद है, प्रिंस गलाड ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। मेरा मत बताना, वरना वो जहन बना लेगा। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, बहाना मेरे पास मौजूद है। उसने मुझे काफ़ी अरसे से रेकी मशीन पिस्टल का कहा हुआ है, इस बार वो मैंने मंगवा लिया है, प्रिंस गलाड ने कहा, तो टाइगर ने सर हिला दिया। प्रिंस गलाड ने कोट की अंदरूनी जेब से सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में शायद उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था कि दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर फोन अटेंड कर लिया गया। यस, एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस गलाड बोल रहा हूँ वॉल्ट, प्रिंस गलाड ने कहा। ओह तुम, आज कैसे याद कर लिया? कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, तुम्हारी फरमाइश पूरी करनी थी। रेकी मशीन पिस्टल तुम्हारे लिए मैंने खुसूसी तौर पर एक्रेमिया से मंगवा लिया है। कहाँ हो इस वक्त? प्रिंस गलाड ने कहा। मैं खुद तुमसे ले लूँगा, इस वक्त मैं सफ़र में हूँ, वॉल्ट ने जवाब देते हुए कहा। सफ़र में कहाँ जा रहे हो? प्रिंस गलाड ने चौंक कर पूछा। जा नहीं रहा, बल्कि आ रहा हूँ, इस वक्त प्रेमनगर क्रॉस कर रहा हूँ, वॉल्ट ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जब पहुँच जाओ तो रॉड क्लब में मुझसे मिलते जाना, तुम्हारी अमानत मैंने अपने पास ही रखी हुई है, प्रिंस गलाड ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो प्रिंस गलाड ने फ़ोन ऑफ करके जेब में रख लिया। ओके, बेहद शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त, अब कल ही इससे मुलाकात हो सकेगी, टाइगर ने उठते हुए कहा, और फिर प्रिंस गलाड से मुसाफा करके वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार रेम्बो रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ रही थी।
क्योंकि उसे वॉल्ट की इस बात का यकीन ना आया था कि वो सफर में है और वापस आ रहा है। उसे मालूम था कि दारुल हुकूमत से प्रेमनगर का फासला 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और वॉल्ट ने अस्पताल पर कार्रवाई तकरीबन 1.5 घंटे पहले की है। इतनी देर में वो प्रेमनगर से भी आगे पहुंच गया और वापस भी आ रहा है। वो चूंकि पेशावर कातिल था इसलिए वो हर वक्त महतात रहता था और इन किलर्स की नफ्सियात भी वो जानता था कि किसी इंसान को हलाक करने वाले कातिल के आसाब पर इंसानी मौत का इस कदर दबाव पड़ता है कि वो नफ्सियाती तौर पर पागलपन के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसी सूरत में ये लोग कई रोज ऐसी औरतों के साथ गुजारते हैं जिन्हें वो फ्रेंड कहते हैं। इसलिए उसे यकीन था कि वॉल्ट अपने दोस्त मैरी के पास ही होगा और उसने प्रिंस गल्लार्ड को खूबसूरत अंदाज में टाल दिया था। चुनांचे कुछ देर बाद उसकी कार रेनबो रिहायशी प्लाजा की पार्किंग में दाखिल हो रही थी। कार को पार्क करके वो बाहर आया और उसने कार को लॉक किया ही था कि एक नौजवान तेजी से उसके करीब आया। उसके हाथ में टोकन था। उसने टाइगर को सलाम किया और एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? टाइगर ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उस नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जनाब, यहाँ सर्विस फ्री है। वैसे मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। नौजवान ने कहा। रख लो, मेरी तरफ से कोई अच्छी चीज़ खा पी लेना। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया जनाब। नौजवान ने नोट जेब में डालते हुए कहा। यहाँ एक साहब आते जाते रहते हैं, उनका नाम वॉल्ट है। क्या तुम उसे जानते हो? टाइगर ने कहा। यस सर, उनकी वो ब्लू कलर की कार है। नौजवान ने एक कोने में मौजूद ब्लू कार की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर एक कार के अंदर दाखिल होने पर वो सलाम करके उधर बढ़ गया तो टाइगर प्लाजा के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। क्योंकि प्रिंस गल्लार्ड ने फ्लैट का नंबर नहीं बताया था और टाइगर ने दानिस्ता उसे तफसील ना पूछी थी, वरना वो मशकूक भी हो सकता था। लेकिन उसे वॉल्ट की फ्रेंड मैरी का नाम मालूम था। ऑफिस में दाखिल होकर वो काउंटर की तरफ बढ़ा जहाँ एक लड़की स्टूल पर बैठी हुई थी। यस सर, फरमाइए। लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए टाइगर से कहा। यहाँ मिस मैरी रहती हैं और मेरे दोस्त वॉल्ट भी उसके पास आते जाते रहते हैं। फ्लैट नंबर क्या है उनका? टाइगर ने कहा तो लड़की ने झुककर दराज में से एक रजिस्टर निकाला और फिर उसे काउंटर पर रखकर उसने उसे खोला और फिर चंद वर्क पलटने के बाद उसकी नजरें एक सफ़े पर रुक गई। 303 नंबर है मिस मैरी फ्लावर के फ्लैट का। लड़की ने कहा। मतलब है तीसरी मंजिल का तीसरा कमरा। टाइगर ने कहा तो लड़की ने इस्बात में सर हिला दिया। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और मुड़कर ऑफिस से बाहर आ गया। एक तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी तो दूसरी तरफ 2 लिफ्टें भी मुसलसल काम कर रही थी। टाइगर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहाँ कोई मौजूद न था। मैरी के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के बाहर मैरी फ्लावर की नेम प्लेट भी मौजूद थी जिस पर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ था। टाइगर ने घंटी का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? कटक की आवाज़ के साथ ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम जिब्रान है। मैं प्लाजा इंतज़ामिया की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। एक नोटिस आप तक पहुँचाना है। टाइगर ने कदरे मौतबाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। नोटिस? किस बात का नोटिस? अंदर से चौंक कर पूछा गया। स्पेशल मीटिंग का, जिसमें फ्लैट्स के किराए बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में बात होगी। वहाँ आपकी शिरकत ज़रूरी है वरना आपके फ्लैट का किराया बढ़ा दिया जाएगा। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। नोटिस दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दो, अंदर से कहा गया। सॉरी मैडम, एक्नॉलेजमेंट पर आपकी दस्तखत लेने हैं। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कटक की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद खटाक की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला तो एक नौजवान लड़की दरवाजे पर खड़ी नजर आई। वो नाकाफी लिबास में थी। कहाँ है नोटिस? 2, लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे टाइगर का हाथ बिजली की सी तेजी से बढ़ा और लड़की चीखती हुई हवा में कलाबाजी खाकर एक धमाके से फर्श पर बिछे हुए कालीन पर जा गिरी। कौन है? क्या हुआ मैरी? अंदरूनी कमरे से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि वो आवाज़ पहचान चुका था। ये आवाज़ वॉल्ट की ही थी।